माई मैं कुछ और ना मंगा बाय सैम आसिफ एपिसोड नंबर 42। ये मंजर है कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में मौजूद रहमान विला का, जिसमें रात के 9 बजे भी दिन का समा लगता था। रात के इस वक्त भी रहमान विला अपने पूरे आहो जलाल से खड़ा, अपने अंदर ढेरों राज लिए पूरी आबोताब से चमक रहा था। पूरे रहमान विला में सारी बत्तियां रोशन थीं। रहमान विला में मौजूद तमाम मकीन इस वक्त डिनर टेबल पर मौजूद हल्की फुल्की बातों में खाना खाने में मसरूफ थे। अजलान और रहमान साहब इंतहाई खामोशी से खाना खा रहे थे, जबकि शहला और सादिया साद और मिन्हा की शादी इंतहाई सादगी से करने का सोच रहे थे। सैफ, साहिल और साद भी इनके साथ हल्की फुल्की बातें करते गाहे बगाहे रहमान साहब और अजलान को देख लेते थे, जो टेबल पर मौजूद होते हुए भी मौजूद नहीं थे। अभी सब बैठे डिनर कर ही रहे थे जब बिया और मिन्हा लाउंज में दाखिल हुई और सीधा आती टेबल पर बैठी तो सादिया ने अपनी दोनों बहुओं को मुस्कुराते हुए देखा। तुम मिन्हा को ला रही थी तो सैम को भी ले आती, वो भी हमारे साथ डिनर कर लेती। मॉम, मैंने सरदारनी से बोला था, मगर वो तो मिन्हा को भी भेजने को तैयार नहीं थी। खुद कहाँ से आती, मिन्हा को भी ज़बरदस्ती लाई हूँ। बेटा, वो इस घर में क्यों आएगी जिस घर के मकीनों ने अपनी ही बेटी को अपने घर से धक्के देकर निकाला था। सादिया की बात सुनते बिया फ़ौरन बोली तो शहला ने अफसुर्दगी से जवाब दिया, जिस पर सब लोग रहमान साहब की तरफ मतवज्जा हुए, जो बिना कुछ बोले बिना कोई तासुर दिए खाना खाते रहे। बुशरा, सालन डाल के लाओ और बिया को दो। टेबल पर एकदम खामोशी छाते देखकर सादिया फ़ौरन बोली, जिस पर बुशरा ने हाँ में सर हिलाया और सालन का डोंगा लाते बिया के सामने रखा तो बिया ने नाक मुंह बनाते सालन को देखा, जबकि अपने सामने कढ़ाई गोश्त देखते मिन्हा की भूख को हवा लगी तो फ़ौरन से प्लेट में डालकर खाने लगी, जिस पर सब ने कहका लगाते मिन्हा को देखा, जो ऐसे मुंह बनाकर सालन डाल रही थी जैसे सदियों की भूखी हो। जबकि बिया को देखते सादिया परेशान हुई। क्या हुआ बेटा, खाना नहीं खा रही? मॉम, मुझे इसमें से बहुत स्मेल आ रही है। नहीं तो हमें तो कोई स्मेल नहीं आ रही, तुम्हें वैसे ही लग रहा होगा, तुम खाओगी तो फील नहीं होगा। सादिया का सवाल सुनते बिया फ़ौरन बोली तो सादिया ने मुस्कुराते जवाब दिया, जिस पर बिया ने ज़बरदस्ती एक नवाला मुंह में रखते हलक से नीचे उतारा। नवाला खाने की शर्त थी कि बिया को अचानक उल्टी सी महसूस हुई, मगर बिया ने ध्यान न देते एक नवाला और बनाया। इससे पहले कि बिया वो नवाला मुंह में डालती, अचानक बिया को मुंह भर कर कै आई, जिस पर बिया तेजी से मुंह पर हाथ रखती वॉशरूम की तरफ भागी तो सब लोग हैरान हुए, जबकि साहिल भी परेशानी के आलिम में उठता बिया के पीछे वॉशरूम की जानिब बढ़ा। लाउंज में दाखिल होती सैम ये सारा मंजर देख चुकी थी। वो परेशानी के आलिम में किसी को कॉल करती टेबल के पास आई तो सैम को देखते शहला ने मुस्कुराते ही गले से लगाया, जबकि सैम अभी तक परेशानी से इसी दरवाजे को देख रही थी जिसके पीछे बिया और साहिल गायब हुए थे। बिया, जो अभी वॉशरूम में आई ही थी, सिंक पर झुकती फ़ौरन से उल्टी कर गई, जबकि साहिल भी परेशानी से इसके पीछे वॉशरूम में आया। बिया को खड़े उल्टी करते देखकर साहिल ने परेशानी से बिया की पीठ से हिलाई और फिर इसका मुंह हाथ धुलाता वॉशरूम से नस्ब कमरे में ले आया। तुम ठीक हो बिया? पता नहीं साहिल, मेरी 2 दिन से अजीब सी तबीयत हो रही है, चक्कर भी आ रहे हैं और सांस लेने में भी मुश्किल होती है और अब तो मुझे वॉमिटिंग भी शुरू हो गई है। अगर तुम्हारी इतनी तबीयत ख़राब थी बिया तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें डॉक्टर पर ले जाता ना। खैर छोड़ो, अभी चलो डॉक्टर पर चलते हैं। साहिल के सवाल पर बिया परेशानी से बोली तो साहिल ने गुस्से से जवाब दिया, जिस पर बिया ने अपना सर झुकाया तो साहिल ने इसे अपने सीने से लगाया। नहीं साहिल, मैं डॉक्टर पर नहीं जा रही, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। फिक्र मत करो, मैं डॉक्टर को घर पर बुला चुकी हूँ, बस कुछ देर में आती होगी वो, तब तक तुम यहीं पर आराम कर लो। बिया की बात सुनते साहिल ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि सैम कमरे के दरवाजे से दाखिल होती परेशानी से बोली, जिस पर साहिल ने हाँ में सर हिलाते बिया को बेड पर लिटाया तो सब लोग उठते बिया के पास कमरे में आकर बैठे। फिर कुछ देर में डॉक्टर सना कमरे में आती बिया को चेक करने लगी। आप लोग कुछ देर बाहर वेट करें, मुझे पेशेंट को प्रॉपर तरीके से चेक करना है, प्लीज़ कॉपरेट। डॉक्टर सना की बात सुनते सब लोग खामोशी से बाहर निकले तो डॉक्टर सना ने बिया के पास बैठते इसे प्रॉपर तरीके से चेक करते कुछ अहम सवालात किए। बिया के जवाबात सुनते डॉक्टर सना ने फ़ौरन से बिया का टेस्ट किया, जो कि पॉजिटिव आया तो डॉक्टर सना मुस्कुराती हुई कमरे का दरवाज़ा खोल गई। क्या हुआ डॉक्टर, सब ठीक तो है? जी जी बिल्कुल सब ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस सैम, योर सिस्टर इज़ गोइंग टू बी अ क्यूट लिटिल मॉम। थैंक यू सो मच डॉक्टर। कमरे का दरवाज़ा खुलता देखकर सैम ने परेशानी से सवाल किया तो डॉक्टर सना ने मुस्कुराते जवाब दिया, जिस पर सब लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। फिर सैम ने मुस्कुराते जवाब दिया तो डॉक्टर सना ने हाँ में सर हिलाया। मैंने दवाइयाँ लिख दी हैं, इन्हें टाइम पर दीजिएगा और इन्हें जल्द किसी अच्छी गायनी को भी दिखाइएगा। अगर आप कहेंगी तो मैं आपको गायनी रेफ़र भी कर दूँगी। श्योर डॉक्टर सना, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा।
डॉक्टर सना की बात सुनते सैम फौरन बोली तो डॉक्टर सना मुस्कुराती हुई बाहर की जानिब बढ़ी। डॉक्टर को बाहर की जानिब जाते देखकर साहिल कमरे की तरफ बढ़ा तो साद ने आगे बढ़ते साहिल का बाजू खींचते इसे पीछे किया और ख़ुद कमरे की तरफ बढ़ा तो मिन्हा ने ज़ोर से चीख मारते सबको अपनी तरफ मुतवज्जा किया। क्या हुआ तुम? मिन्हा की चीख सुनते साद जो कमरे में कदम रखने वाला था मुड़ता फ़ौरन बोला। अभी साद की बात पूरी भी ना हुई थी जब मिन्हा दौड़ लगाती सीधी कमरे के अंदर घुसी। रुको, पहले मैं जाने वाला था भाभी के पास। मिन्हा की होशियारी समझते और इसे अंदर जाते देखकर साद फौरन बोला, जिस पर मिन्हा इसे मुंह चढ़ाती भागकर कमरे में गुम हो गई। जबकि साद दरवाजे में खड़ा होता मिन्हा की होशियारी पर दुहाइयां देने लगा। साद और मिन्हा की हरकतें देखते सब ने कहका लगाया जबकि साहिल बस नफ़ी में सर हिलाकर रह गया। मुबारक हो आपी। मिन्हा भागकर आती बेड पर बैठती बिया के गले लगती खुशी से बोली तो बिया हल्का सा मुस्कुराई। जबकि कमरे के दरवाजे से साद की दुहाइयां सुनते बिया ने अपनी हंसी जब्त की। साद को इग्नोर करते बाकी सब भी अंदर की जानिब बढ़े तो साद एक ही जस्ट में आता बिया के पास बेड पर बैठा। मुबारक हो लिटिल मॉम, बस अब जल्दी से मुझे चाचू बना दे। साद की बात सुनते बिया ने शर्म से नज़रें झुकाईं तो सब लोग बिया और साहिल को मुबारकबाद देने लगे, जिस पर बिया ने शर्माते हुए जबकि साहिल ने मुस्कुराते हुए मुबारकबाद वसूल की। चलो मिन्हा, लेट हो गया, घर चलना है। अभी नहीं ना आपी, अभी मुझे छोटू बेबी से बातें करनी है। मिन्हा, जब वो इस दुनिया में आएगा तब कर लेना बातें, अभी चलो घर। सैम की बात सुनते मिन्हा फ़ौरन बोली तो सैम ने बेजारियत से जवाब दिया, जिस पर मिन्हा ने नफ़ी में सर हिलाया। ठीक है, फिर सुबह हम सब वर्षा के घर नाश्ता ले जाएंगे, तुम घर पर आराम से सोती रहना। मैं तो कब से कह रही हूँ घर चलो, सुबह वर्षा आपी के घर नाश्ता ले जाना है, मगर आप सुनती कहाँ हो मेरी। ख्याल रखना अपना बिया। गुड नाइट एवरीवन। सैम की बात सुनते मिन्हा फ़ौरन बोलती बाहर की जानिब बढ़ी तो सब लोग मिन्हा की बात सुनते हैरान हुए। जबकि सैम नफ़ी में सर हिलाती आगे बढ़ती बिया को साथ लगाती फ़ौरन बोली और फिर शहला और सादिया से मिलती कमरे से बाहर निकली। इस सब में सैम ने रहमान साहब को यूं इग्नोर किया था जैसे वो वहाँ मौजूद ही ना हों। जबकि सैम की यह हरकत नोट करते हुए भी सब खामोश रहे। सैम और मिन्हा के जाने के बाद सब लोग बिया को प्यार देते अपने अपने कमरे की तरफ बढ़े, जबकि बिया और साहिल भी खामोशी से उठते अपने कमरे में आ गए। इस वक्त सुबह के 9 बज रहे थे। साहिल, बिया और अजलान तैयार होते सैम के घर पहुंच चुके थे, जबकि सादिया, सैफ, शहला और रहमान साहब अभी तक रहमान विला में ही मौजूद थे। सब लोग वर्षा का नाश्ता लेते इसके ससुराल जाने का इरादा रखते थे। इस वक्त सैम के घर में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था। मुलाजिम भाग भाग कर नाश्ते का सारा सामान सैम की काली मर्सिडीज़ में रख रहे थे, जो कि ड्राइवर चलाने वाला था। जबकि सैम, अजलान और मिन्हा अजलान की वाइट मर्सिडीज़ में, साद, सादिया और सैफ साद की काली ऑडी में, साहिल और बिया साहिल की वाइट ऑडी में और रहमान साहब और शैला रहमान साहब के काली मर्सिडीज़ में जाने का इरादा रखते थे। अपनी तबीयत के लिहाज से बिया ने ब्लैक चिकनकारी का ढीला ढाला सा लंबा फ्रॉक पहना था, जो कि इसके पैरों तक आता था। सर पर स्कार्फ लिए हल्के फुल्के से मेकअप में बिया इंतहाई हसीन लग रही थी। साहिल ने भी बिया से मैचिंग करते ब्लैक ड्रेस शर्ट और ग्रे ड्रेस पैंट पहनी थी। वो दोनों साथ में खड़े एक परफेक्ट कपल लग रहे थे। मिन्हा ने वाइट जीन्स पर रॉयल ब्लू फ्रॉक पहना था। बालों को हाई टेल किए, मेकअप के नाम पर लाइट सी पिंक लिपस्टिक लगाए मिन्हा कोई बारबी डॉल नहीं मालूम होती थी। जबकि साद ने ब्लैक जीन्स पर वाइट टी शर्ट पहनी थी। पैरों में वाइट जॉगर्स पहने साद नज़र लग जाने की हद तक हैंडसम लग रहा था। अजलान ने वाइट ड्रेस पैंट पर रेड ड्रेस शर्ट पहनी थी। हाथों में घड़ी, पैरों पे ब्लैक शूज़ पहने वो इंतहाई पुरकशिश लग रहा था। जबकि सैम ने आज के लिहाज से वाइट कलर का खुला फ्लैपर और वाइट ही खुली शॉर्ट शर्ट, जिस पर लाल रंग का बड़ा सा सुर्ख गुलाब बना हुआ था, ज़ेबतन किया था। काले बालों को पुश पर सीधा खुला छोड़े, गले में वाइट कलर का दुपट्टा पहने, पैरों में वाइट हाई हील्स पहने वो इस शफून के कोट सेट में कोई हूर ही मालूम होती थी। नेचुरल मेकअप लुक ने सैम की खूबसूरती को मज़ीद चार चांद लगाए थे। शहला और सादिया, जो बच्चों को वक्त का एहसास दिलाने सैम के लाउंज में दाखिल हुई थी, सब बच्चों को देखते सदके वारी जा रही थी। इन दोनों को देखते मिन्हा फ़ौरन से इनके पास आती अपना फ़्रॉक दिखाने लगी, जिस पर सादिया और शैला ने इसकी तारीफ़ों में पुल बांधे तो मिन्हा की खुशी की कोई इंतहा न रही। आज तो अप्सरा लग रही हो, मेरे साथ ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है, हटो रास्ते से। अप्सरा से चुड़ैल बनने में 2 मिनट नहीं लगाती तुम। अजलान की सरगोशी सुनते सैम इसके सीने पर हाथ में पकड़ा अपना मोबाइल मारती बोली, जिस पर अजलान ने फ़ौरन जवाब दिया तो सैम ने एक झटके से मुड़ते इसे घूर कर देखा तो अजलान ने एक आईब्रो उचकाते सैम को देखा। तुमने मुझे चुड़ैल कहा। सॉरी यार, गलती से चुड़ैल कह दिया, मुझे तो तुम्हें डायन कहना चाहिए था। हाउ रूड अजलान रहमान आज़म, अगर अब तुमने मुझे चुड़ैल या डायन कहा तो मैं तुम्हारा खून कर दूंगी।
सैम के हैरानगी से सवाल करने पर अजलान अपनी हंसी दबाता मुंह पर मासूमियत सजाए बोला तो सैम ने पहले हैरानगी और फिर गुस्से से सरगोशी की, जिस पर अजलान सोफे पर अपना बाजू रखता हल्का सा सैम की तरफ झुका। सीधी तरह बोलो ना, तुम्हारा खून पीने का वक्त हो गया, बातें घुमा क्यों रही हो? अजलान, आई विल किल यू। हाँ देखा, फिर से मारने की बात कर रही हो ही तुम खून पीने वाली डाइन। एक तो मुझ मासूम को अपने चंगुल में फंसा लिया, अब रोज मेरा खून चूसोगी, ड्रैकुला कहीं की। अजलान की बात सुनते सैम गुस्से से लाल पीली होती बोली तो अजलान ने एक तपा देने वाली मुस्कुराहट अपने होठों पर सजाई और मुस्कुराता बोला तो सैम ने गुस्से से इसकी बाजू में अपने हाथ के लंबे नाखून गाड़े, जिस पर अजलान ने अपनी हंसी दबाते सैम को देखा जो इस वक्त सही पाकिस्तानी लड़की की तरह इसकी हर बात पर चिढ़ती एक आम सी लड़की की तरह एक्ट कर रही थी। तुमने सुबह सुबह करेले खाए हैं क्या? नहीं, मेरा खून पहले ही बहुत साफ है, ऐसे ही चूस लो। शट अप। सैम के सवाल पर अजलान इसे चिढ़ाने के अंदाज में बोला तो सैम ने गुस्से से चिल्लाते जवाब दिया, जिस पर लाउंज में खड़े सब लोग इन दोनों की तरफ मुतवज्जा हुए तो सैम को अपनी ऊंची आवाज़ का एहसास हुआ। फिर सैम बिना कुछ कहे गुस्से से बाहर की जानिब बढ़ी, मगर जाते जाते वो अजलान के बाजू पे अपने लंबे नाखूनों से डिज़ाइन बनाना नहीं भूली थी। अजलान जो कब से इसे चिढ़ा रहा था, अपनी बाजू पर मिर्चें लगने के एहसास के तहत इसने फ़ौरन अपनी ड्रेस शर्ट का बाजू का बटन खोलते इसे फोल्ड किया तो अपनी बाजू पर सैम के नाखूनों के निशान देखते अजलान ने अपनी हंसी दबाई। फिर शहला के इशारा करने पर वो अपनी शर्ट का दूसरा बाजू भी फोल्ड करता बाहर जाता गाड़ी में बैठा। अजलान के साथ अगली सीट पर सैम जबकि पिछली सीट पर मिन्हा बैठी थी। अजलान को गाड़ी में बैठते देखकर सैम ने अपना रुख शीशे की जानिब किया तो अजलान ने मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी आगे की जानिब बढ़ा ली। कराची गुलिस्तान जौहर में मौजूद रहमान विला और सैम के घर के बाहर इस वक्त लाइन से 5 गाड़ियां खड़ी थीं, जिनमें सबसे आगे अजलान की गाड़ी और सबसे पीछे सैम की वो गाड़ी जिसमें नाश्ते के लवाजमात रखे गए थे खड़ी थी। सब लोग बारी बारी आते गाड़ियों में बैठे थे। रहमान साहिब और सैम की गाड़ी ड्राइवर्स चला रहे थे, जबकि बाकी की 3 गाड़ियां साहिल, साद और अजलान ड्राइव करने वाले थे। सबके बैठने के बाद अजलान ने अपनी गाड़ी आगे की जानिब बढ़ाई और फिर वो 5 गाड़ियां लाइन से सिद्दीकी हाउस की तरफ रवाना हुई। फैज़ान अपने किसी ज़रूरी काम की वजह से तुर्की गया था और 2 हफ्तों में ही वापस आने का इरादा रखता था। तकरीबन आधे घंटे बाद वो 5 गाड़ियां लाइन से शाह फैसल कॉलोनी में दाखिल हुईं और फिर 2 मिनट के बाद अजलान ने एक गली के कोने पर गाड़ी रोकी तो सैम, जो पूरे रास्ते गाड़ी से बाहर तेज़ी से गुजरते नज़ारे देखने में मसरूफ़ थी, इसकी तरफ मुतवज्जा हुई। इस गली के अंदर ही घर है, हमारी 5 गाड़ियां अगर गली के अंदर गईं तो रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, इसलिए पार्किंग यहीं करनी पड़ेगी और यहाँ से घर तक खुद जाना होगा। सैम की आंखों में सवाल देखते अजलान फ़ौरन बोला तो सैम ने हाँ में सर हिलाते अपनी साइड का दरवाज़ा खोला और बाहर निकली। सैम और अजलान को बाहर निकलते देखकर बाकी सब भी गाड़ी से बाहर निकले तो अजलान साहिल के पास आया। साहिल, इस गली के अंदर घर है, तुम एक काम करो, तुम और बिया सैम की कार लेकर गली के अंदर चलो, बाकी हम सब पीछे पैदल आते हैं। अजलान की बात सुनते साहिल ने हाँ में सर हिलाया और ड्राइवर से चाबी लेता सैम की गाड़ी की तरफ बढ़ा। डॉक्टर्स ने बिया को ज़्यादा चलने से मना किया था और नाश्ते का सामान भी ज़्यादा था, इसलिए अजलान ने साहिल और बिया को सैम की गाड़ी के साथ सिद्दीकी हाउस की तरफ रवाना किया था, जबकि रहमान साहिब और सैम की गाड़ी का ड्राइवर भी अजलान के इशारा करने पर इनके साथ पैदल गली के अंदर की तरफ बढ़े थे। अरे यार, मैं अजलान से घर ही पूछ लेता, अब इसका इंतज़ार करूं? साहिल, जो सैम की गाड़ी पहले ही अंदर की जानिब ले जा चुका था, परेशानी के आलिम में बोला तो बिया ने साहिल की तरफ देखा। अभी साहिल गाड़ी रोककर अजलान के आने का वेट करता कि इससे पहले ही साहिल को अफान की वाइट सिविक गली में खड़ी नजर आई तो साहिल ने शुक्र का कलमा पढ़ते गाड़ी अफान की गाड़ी के पीछे ठीक अफान के स्टाइल में दीवार के साथ करके पार्क की। गाड़ी पार्क करने से पहले साहिल बिया को गाड़ी से उतारना नहीं भूला था। गाड़ी पार्क करने के बाद साहिल गाड़ी से बाहर निकला और फिर इसने बिया को गाड़ी के अंदर बिठा दिया। खुद बाहर ही खड़े होते अजलान का इंतजार करने लगा। दूसरी जानिब अजलान, जो सबको लेता अंदर की जानिब बढ़ा था, रहमान साहिब के मुंह पर तंजिया मुस्कुराहट देखते गहरा सांस भर के रह गया। मेरे महलों में पली बेटी को कहाँ खंडर में ब्याह दिया है और अब नवाब साहिब समझते हैं कि वो अपने फ़र्ज से आज़ाद हो गए हैं। रहमान साहिब के तंज पर अजलान ने गुस्से से कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि सैम ने अजलान के बाजू पर हाथ रखते से खामोश रहने का इशारा किया, जिस पर अजलान एक गहरा सांस भरता तेज़ कदम उठाता सिद्दीकी हाउस के दरवाजे पर पहुंचा और फिर इसने सिद्दीकी हाउस की बेल बजाई। अजलान को आते देखकर बिया फ़ौरन गाड़ी से बाहर निकली तो साहिल ने गाड़ी की चाबी वापस ड्राइवर को पकड़ाई और अजलान के पास आता खड़ा हुआ। तकरीबन 2 मिनट बाद ही दरवाज़ा खोल दिया गया। अजलान भाई, कैसी हो गुड़िया? मैं ठीक हूँ, आए अंदर आए।
दरवाजे पर अजलान को देखते नूर मुस्कुराती अजलान के सीने से लगती बोली तो अजलान ने मुस्कुराते सवाल किया, जिस पर नूर मुस्कुराती बोली और सबको अंदर की जानिब आने का कहती खुद अंदर की जानिब भागी ताकि सबको मेहमानों के आने का बता सके। इस बोसीदा से घर में कैसे रहेगी मेरी बेटी, मुझे नहीं लगता यहाँ वो खुश होगी। मेरी बेटी को फंसाया है तुमने अजलान। बाबा प्लीज़, मैं यहाँ आपसे बहस नहीं कर सकता, घर जाकर बात करेंगे। रहमान साहिब की बात सुनते अजलान गुस्से से बोलता अंदर की जानिब बढ़ा तो सब लोग इसके पीछे अंदर की जानिब आए। अफान, मैं आपको यहाँ से नीचे धक्का दे दूंगी, सर फटेगा तो मज़ा आएगा। खूंखार औरत हमेशा मुझे मारने के दर पर रहती है। ज़ैनब, समझा लो अपने भाई को, मुझसे बहस ना करे। अगर मैं कह रही हूँ ये ब्लैक शर्ट पहननी है तो पहननी है, वरना नंगे घूमो। वर्षा की आवाज़ सुनते अजलान ने घूमते सहन में मौजूद टेरेस पर देखा, जहाँ वर्षा, अफान और ज़ैनब खड़ी थी। वर्षा को गुस्से से चिल्लाते देखकर सबकी नज़रें बेसाख्ता इस टेरेस पर उठीं। वर्षा की बात सुनते अफान फ़ौरन बोला तो वर्षा ने हाथ में पकड़ी शर्ट अफान को मारते ज़ैनब को बोला, जिस पर ज़ैनब तो बस इन दोनों को देखकर ही रह गई। जाओ, नहीं पहनता मैं ये ब्लैक शर्ट। क्या करोगी? अम्मी, अम्मी देखें, अफान मेरी बात नहीं मान रहे। अफान, अगर बहू रानी कुछ कह रही है तो तुम मान क्यों नहीं लेते? ढीठ बनने की ज़रूरत नहीं है। अफान का सवाल सुनते वर्षा चिल्लाते बोली तो आमना की बजाय सद्दीकी साहिब ने गुस्से से जवाब दिया, जिस पर वर्षा फतहमंदी से मुस्कुराई। मगर अगले ही पल अफान का जवाब सुनते वर्षा की मुस्कुराहट फीकी पड़ी। नहीं पहनूंगा मैं ये, मैं तो ढीठ हूँ ना। अफान, अगर तुम मुझसे जूते नहीं खाना चाहते तो शराफत से बहू की बात मान लो, और अगर नहीं माननी तो बता दो, मैं तानिया को कहती हूँ नाश्ते की एक प्लेट कम लगाए। तुम अपना बंदोबस्त खुद करो। भाई, भूखे रहने से बेहतर है भाभी जान की बात मान ले। अफान की बात सुनते आमना गुस्से से बोली तो पास से गुजरती शानजे ने मुस्कुराते जवाब दिया, जिस पर अफान ने गुस्से से वर्षा के हाथ से शर्ट पकड़ी। नहीं शानजे, भूखे थोड़ी रहेंगे, अम्मी के जूते खाने को मिलेंगे। शानजे की बात पर वर्षा अपनी हंसी दबाती मासूमियत से आंखें टपटपा के बोली तो ज़ैनब और शानजे ने भी अपनी हंसी दबाई, जबकि अफान गुस्से से कमरे में घुसता दरवाज़ा ठा करते बंद कर गया। दरवाज़ा बंद करने के बाद ज़ैनब और वर्षा ने कहका लगाते एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारा, जबकि किचन से बाहर आती तानिया नफ़ी में सर हिलाती अजलान के पास आई। अजलान, कैसे हो? मैं ठीक हूँ आपी, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, आओ अंदर आओ। तानिया का सवाल सुनते अजलान मुस्कुराते बोला तो तानिया फ़ौरन बोली और इन सबको लेती अंदर की जानिब बढ़ी। रहमान साहब पूरे सदीकी हाउस को देखते अजलान को तंजिया मुस्कुराहट से बार बार देखते अजलान को अंदर तक जलाने का काम करते रहे। तानिया ने इन सबको ले जाते सदीकी हाउस के छोटे से ड्राइंग रूम में बिठाया। तभी आमना बीबी अंदर आई तो अजलान मुस्कुराता हुआ खड़ा हुआ। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो और कहाँ गायब रहते हो? तुमने हमारी तरफ आना ही छोड़ दिया है अजलान। बस आंटी, मेरे काम के मुतल्लिक तो आप जानती ही हैं, काम से फ़रागत मिले तो मैं किसी के घर जाऊं या किसी से मिलूं। अजलान के सलाम करने पर आमना मुस्कुराते जवाब देती मसनूई गुस्से से बोली तो अजलान ने मुस्कुराते जवाब दिया, जिस पर आमना ने हाँ में सर हिलाया। हाँ जानती हूँ, अल्लाह तुम दोनों बच्चों को बहुत कामयाबियाँ और खुशियाँ अता करे, आमीन। आंटी, हम लोग वर्षा का नाश्ता लेकर आए थे। क्यों भाई, नाश्ता क्यों लाए? तुम 100 दफ़ा हमारे घर आओ, कोई मसला नहीं। यमीन में से मत किया करो अजलान। आमना अजलान के सर पर हाथ फेरती इसे और अफान को दुआ देती आमीन बोली तो सब ने दिल ही दिल में आमीन कहा। फिर अजलान टेबल पर रखे नाश्ते की तरफ इशारा करता बोला तो आमना ने हैरानगी और गुस्से की मिली जुली कैफियत में जवाब दिया, आंटी ये मेरी मॉम और बाबा हैं, शहला और रहमान। ये मामू मामी है, सैफ और सादिया। ये मेरा कज़न है साहिल और उसकी वाइफ बिया। ये मेरा दूसरा कज़न है साद और उसकी वाइफ मेरी मुँह बोली बहन मिन्हा। और ये मेरी वाइफ है सैम। अजलान जैसे जैसे सबको तारुफ करवाता गया आमना सब लेडीज़ से आगे बढ़ के गले मिलती गई, जबकि साहिल और साद के कंधे पर इन्होंने प्यार से हाथ रखा। सैम से गले मिलते वो कुछ हैरान थी, क्योंकि सैम को वो अक्सर ही टीवी और न्यूज़ में देखती रहती थी। माशाल्लाह, बहुत प्यारी हो तुम, और तुमने शादी कर ली, मुझे बताया भी नहीं। अभी आंटी सिर्फ बात पकी हुई है, शादी बाकी है, और आपके बगैर मैं शादी थोड़ी करूँगा। आखिर को मेरी पांचों बहनों ने ही तो रौनक लगानी है मेरी शादी पर। मैं फीकी फीकी शादी नहीं करूँगा। चलो फिर तो मैं दुआ करती हूँ अल्लाह बहुत खुशियाँ नसीब करे तुम्हें और तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करे, आमीन। आमना की बात सुनते सैम हल्का सा मुस्कुराई, जबकि अजलान इनका हाथ पकड़ता इन्हें सोफे पर बिठाता बोला तो आमना ने मुस्कुराते हुए इसे एक बार फिर दुआ दी। बाजी, इस सब की क्या ज़रूरत थी, आप लोग वैसे ही आ जाते। अरे नहीं नहीं बाजी, ये सब तो बच्चों की छोटी मोटी खुशियाँ होती हैं, और ये सब मैंने नहीं बच्चों ने ही किया है। वैसे भी ये तो रस्म होती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अभी आमना बोली ही थी कि शहला नरमी से इनकी बात काटती बोली, जिस पर आमना हल्का सा मुस्कुराती हाँ में सर हिला गई।
आपके घर में गर्मी बहुत है वैसे, एसी नहीं लगा हुआ? नहीं भाई साहब, वो अफ़ान के अब्बू को एसी और जनरेटर वगैरह पैसों का ज़िया लगता है। वो ज़रा पुराने ख़्यालात के हैं इस वजह से। जी बिल्कुल, जब हम कुछ अफ़ोर्ड ना कर सकते हो तो यही कहते हैं। रहमान साहिब की बात सुनते आमना फ़ौरन बोली तो रहमान साहिब ने फ़ौरन जवाब दिया। अंदाज़ साफ तंज़िया था, जिस पर ड्राइंग रूम में 2 मिनट के लिए खामोशी छा गई। सब लोग रहमान साहिब को बस देख कर ही रह गए। आंटी अंकल कहाँ हैं? वो बेटा अभी यहीं थे, शायद बाहर किसी दुकानदार से मिलने गए हैं, आते होंगे अभी वापस। मैं तानिया से कहती हूँ वर्षा को आपकी आमद का बता दे और नाश्ता भी लगा दे। आप लोग बैठें। कमरे में खामोशी चाहते देखकर सैम फ़ौरन बोली तो आमना ने मुस्कुराते जवाब दिया और उठकर बाहर की तरफ बढ़ी तो अजलान ने गुस्से से रहमान साहब को देखा, जो अभी बैठे सर घुमाते सदीकी हाउस का जायज़ा लेने में यूँ मसरूफ़ थे जैसे इससे ज़्यादा ज़रूरी काम और कोई है ही नहीं। बाबा ये सब क्या था? क्या था? आप जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? मेरी इतनी नाजोपली बेटी इस खंडर में रहे मुझे कतई गवारा नहीं। अच्छा, किस नाजोपली बेटी की बात कर रहे हैं आप? वो नाजोपली बेटी जिस पर आपकी बहन ने काला जादू करवाया था, या वो नाजोपली बेटी जिसे आपने धक्के देकर घर से निकाला था, या वो नाजोपली बेटी जिसे आपने सबके सामने थप्पड़ मारा था? और मैं आपसे पूछता हूँ कि आप नहीं चाहते यहाँ आपकी बेटी रहे तो फिर कहाँ रहे? क्योंकि आपने तो इसे घर से निकाल दिया था। क्या सड़कों पर घूमती फिरे और भीख मांगे आपकी नाजोपली बेटी? अरे आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए अफ़ान और उसकी फैमिली का, जिन्होंने एक ऐसी लड़की को अपने घर में और अपने बेटे की ज़िंदगी में पनाह दी है जिसकी सर पे एक जिन का साया है। और इस सब की वजह आपकी बहन है। और बात यहाँ ही ख़त्म नहीं होती। इन्होंने इस लड़की को अपने घर में पनाह दी है जिसके बाप ने उसे अपने घर से दरबदर किया था। अगर आपके जहन में ये है ना कि इन्होंने वर्षा की जायदाद के लालच में आकर ये सब किया है, तो मैं आपको बताता चलूँ। अफ़ान ने अपनी फैमिली में सबको कहा है कि आप वर्षा को अपनी जायदाद से आग करके घर से निकाल चुके हैं। अब बताएं, क्या इन्हें अब भी आपकी जायदाद का लालच होगा? हद होती है बाबा, हद होती है। अजलान और रहमान साहब को आमने सामने आते देखकर सब लोग परेशान हुए, मगर जब अजलान गुस्से से बोलना शुरू हुआ तो सब कुछ बोल गया, जिस पर रहमान साहब इसे होंक बनते देखते रहे। इससे पहले रहमान साहब कुछ बोलते इन्हें बाहर से वर्षा की आवाज़ आने लगी। सुनिए जी, एक बात बतानी थी आपको। सुनिए ना अजी, सुनते हो? जी जी सुनता ही हूँ, बोलने कहाँ देती हैं आप? ऐसी भी बात नहीं, अभी बोले तो हैं आप। वर्षा अफ़ान के पीछे चलती से तंग करने के गर्ज से बोलती जा रही थी। जब अफ़ान गुस्से से एहतरामन बोला तो वर्षा ने फ़ौरन जवाब दिया, जबकि वर्षा के जवाब पर शानज़े, ज़ैनब, नूर और तानिया का कहका गूंजा। ड्राइंग रूम में बैठे नफूस भी होले से मुस्कुरा दिया। अफ़ान तो बस वर्षा को घूर कर रह गया। अच्छा सुनिए ना अजी, सुनते हैं? हाँ अजी, बराबर सुनते हैं। बोलो क्या काम है? नहीं ऐसे नहीं, प्यार से बोलें फिर बताऊंगी। अभी वर्षा दोबारा से अजी की गिरदान शुरू करती। जब अफ़ान इसकी बात काटता गुस्से से बोला तो वर्षा ने मुंह बनाते जवाब दिया, जी सुनता हूँ, बोलिए क्या काम है? कुछ नहीं, मैं तो बस चेक कर रही थी आप मेरी बात मानते हैं या नहीं। या अल्लाह मुझे सब्र अता कर। अफ़ान गुस्से से दांत किचकिचाता एहतरामन हल्की आवाज़ में प्यार से बोला तो वर्षा ने अपनी हंसी दबाते जवाब दिया, जिस पर ज़ैनब, शानज़े, तानिया और नूर का कहकर एक बार फिर बेसाख्ता था, जबकि आमना बीबी तो बस अपनी बहू और बेटे को देख कर रह गई। जबकि वर्षा की बात सुनते अफ़ान ने बाकायदा दोनों हाथ उठाते अपने लिए दुआ मांगी तो वर्षा ज़ोर से आमीन कहती हाँ में सर हिला गई, जिस पर अफ़ान इसे एक घूरी से नवाजता ड्राइंग रूम की जानिब बढ़ा। ज़ैनब, इतनी सुबह सुबह कौन आया है? आपको नूर ने बताया नहीं? आपके घर वाले नाश्ता लेकर आए हैं। सच्ची? अफ़ान को ड्राइंग रूम में जाते देखकर वर्षा ज़ैनब का हाथ पकड़ती इसे अपने पास करती बोली तो ज़ैनब ने सवाल किया, जिस पर वर्षा ने नफ़ी में सर हिलाया तो ज़ैनब ने मुस्कुराते जवाब दिया। ज़ैनब की बात सुनते वर्षा खुशी से चीखती बोली तो ज़ैनब ने हाँ में सर हिलाया, जिस पर वर्षा भागकर ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। अफ़ान जो मुस्कुराता अजलान को गले मिलने वाला था, वर्षा भागकर आती अफ़ान को एक झटके से पीछे करती अजलान के गले लगी तो दरवाजे में खड़ी ज़ैनब और शानज़े ने कहका लगाया, जबकि अफ़ान तो हैरानगी से इस आफत की पुड़िया को देखकर रह गया जिसने सुबह से इसके नाक में दम कर रखा था। वर्षा की इस हरकत पर और अफ़ान की शक्ल देखते अजलान ने बमुश्किल अपना कहका रोका। भाई आप कब आए और आपने बताया क्यों नहीं मुझे? मैं तो नाश्ता लेकर आया था, मगर तुम्हें अफ़ान से फुर्सत मिले तो तुम्हें पता चले ना, मैं तो सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। तो कोई बात नहीं, अब मैं आपके पास रहूँगी, आपको कौन मुँह लगाएगा, ये तो है ही अजीबोगरीब।
वर्षा के सवालों पर अज़लान मसनूई नाराज़गी से बोला तो वर्षा ने मुस्कुराते जवाब दिया। जबकि वर्षा का जवाब सुनते अफ़ान बस एक गहरी सांस भरकर रह गया। अफ़ान की शक्ल देखते साहिल ने मुस्कुराते से गले लगाया तो वर्षा और अफ़ान आगे बढ़ते फिर सैफ, सादिया, शहला और रहमान साहिब से मिलने लगे। बाकी सब तो बहुत खुशी से इन दोनों से मिले, मगर रहमान साहिब बस रूखे सूखे अंदाज में अफ़ान से मिले। जिस पर अफ़ान ने अज़लान को देखा तो अज़लानी से इशारे से तसल्ली दी, जिस पर अफ़ान खामोशी से आता अज़लान के पास बैठा। थोड़ी ही देर में सदीकी साहिब भी आते इन सब से मिले और इनसे बातें करने लगे। आ जाए, नाश्ता तैयार है। तकरीबन 10 मिनट बाद ज़ैनब ड्राइंग रूम में दाखिल होती बोली तो सब लोग उठते डाइनिंग टेबल पर बैठे और नाश्ता करने लगे। नाश्ता करने के बाद चाय का दौर चला। चाय पीने के बाद अभी सब बातों में ही मसरूफ़ थे जब वर्षा उठती ड्राइंग रूम से बाहर निकली। अभी वर्षा बाहर निकली ही थी कि अचानक वर्षा की चीखें पूरे सदीकी हाउस में गूंजी तो सब लोग हवास बाख्ता होते वर्षा के पास आए, जो बाहर सेहन में खड़ी ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी। वर्षा को चीखते देखकर तानिया फ़ौरन से इसे अपने हिसार में लेती से रिलैक्स करने लगी। क्या हुआ वर्षा, सब ठीक है? बच्चों, वो वहाँ कोई है? कोई नहीं है वर्षा, तुम्हें गलत फहमी हुई है मेरी जान। तानिया की बात सुनते वर्षा हकलाते बोली तो तानिया ने फ़ौरन जवाब देते इसे मज़ीद खुद में भेजा। तभी बाकी सब भी इन दोनों के पास आए तो अफ़ान को देखते वर्षा फ़ौरन अफ़ान के सीने से लगी। अफ़ान, वहाँ कोई है, मैंने खुद देखा है। वहाँ कोई नहीं है वर्षा, वो देखो मिन्हा, बिया, सैम तुमसे मिलने आई हैं। तुम इन्हें अपना रूम नहीं दिखाओगी? जाओ अपना रूम दिखाओ। हाँ वर्षा, हमें अपना रूम तो दिखाओ। वर्षा की बात सुनते अफ़ान फ़ौरन बोला और इसका ध्यान बटाने लगा। जबकि अफ़ान की बात सुनते सैम फ़ौरन बोली तो वर्षा हाँ में सर हिलाती एक दफ़ा फिर इस कोने में देखती बिया, मिन्हा, सैम, शहला और सादिया को लेती अपने कमरे की तरफ चली गई। जबकि अफ़ान की बहनें और अम्मी किचन की तरफ बढ़ी। बाकी सब मर्द हजरात वापस ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गए। अज़लान, हमें अब जल्द अज जल्द आलिम सुल्तान का कुछ करना होगा। वो वर्षा को आए दिन यूं ही डराकर इस पर हावी होता जा रहा है। मेरी कश्मीर वाले मौलवी साहब से बात हुई थी, वो बोल रहे थे वो किसी काम से कराची आ रहे हैं। मैं पूछता हूँ वो कब आ रहे हैं, फिर ही आगे कुछ कर सकेंगे। अफ़ान की बात सुनते अज़लान फ़ौरन बोला तो अफ़ान ने हाँ में सर हिलाया। फिर वो साहिल, साद और अज़लान से हल्की फुल्की बातों में मसरूफ़ हो गया। दूसरी तरफ वर्षा जो सबको लेती अपने कमरे में आई थी, सैम के बिया की प्रेगनेंसी का बताने पर खुशी से बिया को मुबारकबाद देती से गले लगा गई। फिर कुछ देर बातें करने के बाद वो सब नीचे आ गईं तो सब वापस जाने के लिए उठ खड़े हुए। शहला तो अपनी बेटी को सदीकी हाउस में यूं खुश देखती अफ़ान और इसकी नज़र उतारने लगी। फिर सब से मिलने के बाद सब लोग वापस रहमान विला आ गए। रहमान विला में दाखिल होते ही अज़लान गुस्से से कुछ भी बोले बगैर लंबे लंबे ढंग भरता अपने कमरे में बंद हो गया, जबकि सैम मिन्हा को लेती अपने घर चली गई। बाकी सब भी खामोशी से अपने अपने कमरों में चले गए। अपने कमरे में आते ही अज़लान ने मौलवी साहिब को फ़ोन किया और इनसे इनकी कराची की आमद के बारे में इस्तफसार करने लगा, जिस पर मौलवी साहिब ने इसे बताया कि वो तो कल के कराची पहुंच चुके हैं और आज शाम में वो रहमान विला अज़लान से मिलने आना चाहते हैं। मौलवी साहिब की बात सुनते अज़लान ने इन्हें खुशी से अपने घर वेलकम किया और फिर इनसे मुलाकात का वक्त पक्का करते फ़ोन रखते अपनी शर्ट उतारते बेड पर औंधे मुँह लेटता अपनी आंखें बंद करता आने वाले वक्त के बारे में सोचने लगा। इस वक्त रात के 10 बज रहे थे। सब लोग सैम के घर में इकट्ठे थे। अफ़ान और वर्षा भी पहुंच चुके थे। मौलवी साहिब तो शाम 6 बजे के सैम के घर आ चुके थे। अब अज़लान और अफ़ान मौलवी साहिब के साथ कब्रिस्तान वर्षा के दादा की कब्र पर जाने का इरादा रखते थे, जबकि साहिल और साद घर पर बाकी सबके पास रुकने वाले थे। अज़लान और अफ़ान मौलवी साहिब के हमरा अभी कब्रिस्तान के लिए निकलने ही लगे थे जब अचानक से वर्षा की चीखें इन्हें सुनाई दी, जिस पर सब लोग भागते हुए वर्षा के पास किचन में आए थे। किचन में पहुंचते ही इन्हें वर्षा सामने सर झुकाए खड़ी नजर आई। अभी इनमें से कोई कुछ बोलता जब वर्षा ने अपना सर उठाया। वर्षा की आंखें चमकती सब्ज देखकर सब परेशान हुए। इससे पहले कोई कुछ बोलता वर्षा फ़ौरन से किचन की खिड़की की तरफ भागी और खिड़की से छलांग लगाती बाहर निकल गई। वर्षा की इस हरकत पर सब लोग भागकर बाहर वर्षा के पीछे बढ़े। दरवाज़ा बंद करो! वर्षा को पोर्च से घर के बाहर की तरफ भागते देखकर सैफ फ़ौरन चिल्लाए तो गार्ड ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया। इससे पहले वर्षा गेट पर से फैलाकर बाहर निकलती अफ़ान और अज़लान ने इसे दोनों साइडों से बाजुओं से पकड़ा, जबकि वर्षा मर्दाना आवाज़ में कहका लगाती इन दोनों के बाजुओं में यूं झूलने लगी जैसे वो कोई 2 साल की बच्ची हो। आलिम सुल्तान का कहका सुनते अज़लान और अफ़ान ने एक दूसरे को देखा। इससे पहले वो दोनों कुछ समझते वर्षा ने एक नज़र अफ़ान और दूसरी अज़लान पर डालते एक झटके से अपने बाजू झटके इन्हें खुद से दूर करना चाहा, मगर वो दोनों ही वर्षा की बाजुओं पर अपनी अपनी गिरफ्त मजबूत कर गए। अफ़ान, अज़लान, इसे लेकर अंदर कमरे में चलो अभी।
मौलवी साहब की बात सुनते वो दोनों ही वर्षा को लेते कमरे की तरफ बढ़ने लगे तो वर्षा ने अपना जिस्म अकड़ाते ही इन्हें अंदर जाने से रोकने लगी। वर्षा को यूं अकड़ते देखकर मौलवी साहब ने फौरन से आगे बढ़ते कुछ पढ़कर वर्षा पर फूंकने लगे, जिस पर वर्षा चीखती चिल्लाती खुद को छुड़ाने लगी और फिर 2 ही मिनट में वर्षा होशो हवा से बेगाना हो गई। वर्षा को बेहोश होते देखकर अफान फौरन से गोद में उठाता कमरे में आया। इसे बेड के साथ बांध दो। मगर मौलवी साहिब, अजलान ये तुम्हारी बहन नहीं आलिम सुल्तान है, और अगर तुम चाहते हो तुम्हारी बहन सही सलामत रहे तो जो मैं कह रहा हूँ वो करो, बांधो इसे जल्दी। मौलवी साहिब की बात सुनते अजलान ने हैरानगी से इनकी तरफ देखा। अभी वो बोला ही था कि मौलवी साहिब इसकी बात काटते गुस्से से बोले, जिस पर अफान ने वर्षा को बेड पर लेटाया और फिर अजलान और अफान ने वर्षा के हाथ पांव फौरन से बेड के साथ बांधे। जब तक मैं ना कहूँ इसे खोलना नहीं है, और हाँ, जब तक हम वापस नहीं आ जाते आप इस पर आयतल कुर्सी पढ़ पढ़ कर फूंकती रहें ताकि ये कंट्रोल में रहे और मज़ीद कोई मुसीबत ना खड़ी करे। मौलवी साहब की बात सुनते शहला ने हाँ में सर हिलाया। फिर अफान, अजलान और मौलवी साहब तेज़ी से कमरे से निकले, जबकि सादिया और शहला आयतल कुर्सी पढ़ती वर्षा पर फूंकने लगी। तकरीबन आधे घंटे बाद अफान, अजलान और मौलवी साहब वर्षा के दादा जान की कब्र पर मौजूद थे। पहले इन तीनों ने दादा जान की कब्र पर खड़े होते फातिहा पढ़ी। फिर मौलवी साहब के इशारा करने पर अफान और अजलान गोरकन की मदद से दादा जान की कब्र के करीब सीधे हाथ की तरफ खोदने लगे। दादा जान की कब्र जितनी लंबाई पर पूरा खोदने पर भी इन्हें कुछ ना मिला तो वो दोनों परेशान होते मौलवी साहब को देखने लगे, जिस पर इन्होंने उल्टे हाथ की साइड पर भी खोदने का इशारा किया। इनके इशारा करने पर जैसे ही गोरकर ने अपना बेलचा दादा जान की कब्र के पास उल्टे हाथ वाली साइड पर मारते वहां खोदना शुरू किया तो दूसरी जानिब सहम के घर में मौजूद वर्षा बुरी तरह से चिल्लाती काबू से बाहर होने लगी, मगर हाथ पांव बंधे होने और आयतल कुर्सी के दम की वजह से वो चाहकर भी खुद को इस बिस्तर से आज़ाद न करवा सकी। वर्षा की हालत देखते साहिल ने फ़ौरन अजलान को फ़ोन करते इसे वर्षा की हालत बताई तो अजलान ने हैरानगी से ये सब मौलवी साहब को बताया। इसका मतलब है हम सही जगह खोद रहे हैं, वर्षा की तस्वीर वाला पुतला यहाँ ही मिलेगा, जल्दी खोदो। मौलवी साहब की बात सुनते अफान और अजलान भी गोरकन के साथ मिलते खोदने लगे। अभी वो लोग कब्र की लंबाई के हिसाब से आधा ही खोद पाए थे जब अफान के हाथ किसी नरम सी चीज़ से टकराया। यहाँ पर कुछ है, ध्यान से बच्चों, यहाँ पर बहुत अजीबोगरीब जानवर भी होते हैं। अफान की बात सुनते सब लोग इसकी तरफ मतवजा हुए तो मौलवी साहब ने फ़ौरन जवाब दिया, जिस पर अफान और अजलान ने हाँ में सर हिलाया और फिर वापस से खोदना शुरू किया। अफान के हाथ के पास वाली जगह पर खोदने से इन्हें वहां पर एक पुतला दबा हुआ मिला जिसके साथ एक तस्वीर बंधी थी। अफान और अजलान ने एक दूसरे की तरफ देखते थूक निकला और फिर अफान ने धड़कते दिल से इस पुतले को मोड़ा तो इस पर लगी तस्वीर देखते दोनों ने ज़ोर से अपनी आंखें मींची। हाँ, वो तस्वीर उसी की थी, वर्षा रहमान आज़म की, जो इस तस्वीर में मुस्कुराती हुई बहुत हसीन लग रही थी। इस तस्वीर और पुतले को देखते अफान और अजलान फ़ौरन खड़े हुए और मौलवी साहब को वो पुतला पकड़ा गया। वापस सैम के घर की जानिब आओ तो इस वक्त सैम के पूरे घर में वर्षा की दिल खराश चीखें गूंज रही थी। रियाज, काशान और ईमान की फैमिलीज भी सैम के घर पहुंच चुके थे और इस वक्त सब लोग ही वर्षा को इस कदर तकलीफ में देखते परेशान थे। ईमान तो आज भी किसी से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। अभी सब लोग परेशानी से वर्षा को देख ही रहे थे जब अचानक से वर्षा ने अपने हाथों पैरों की रस्सियां तोड़ते सबके सांस खुश्क किए। जैसे ही वर्षा की रस्सियां टूटी वर्षा एकदम से सीधी लेटी हवा में उड़ने लगी। फिर 2 मिनट बाद वर्षा यूं ही हवा में लेटी गोल गोल घूमने लगी, जिस पर शहला ने रोते हुए इसे आवाज़ लगाई मगर वर्षा तक इसकी आवाज़ पहुंच ही ना सकी। फिर वर्षा एक झटके से बेड पर गिरी तो शहला ने आगे बढ़ते वर्षा को पकड़ना चाहा। जब सैम ने इन्हें अपनी बाजुओं में समेटते इन्हें वर्षा तक जाने से रोका। फिर वर्षा एकदम से खड़ी होती बाहर की जानिब भागी तो साद और साहिल इसके पीछे बाहर की जानिब बढ़े। वर्षा भागती हुई सैम के घर का गेट पे लागती घर से बाहर निकल गई, जबकि साहिल और साद भी इसके पीछे दौड़ लगाई। बाकी सब फ़ौरन से गाड़ी में बैठते इनके पीछे बढ़े, मगर साहिल, साद और वर्षा तो जैसे कहीं गायब ही हो चुके थे। फिर मौलवी साहिब की बात याद करते, अगर वर्षा इस घर से कहीं भी भागी तो इसका मतलब है वो सीधा उस कब्रिस्तान हमें इस पुतले को जलाने से रोकने के लिए आएगी। ऐसे में तुम लोगों ने फ़ौरन कब्रिस्तान पहुंचकर इसे हम तक पहुंचने से रोकना है। सैम ने फ़ौरन गाड़ी कब्रिस्तान के रास्ते पर डाली। वो सब लोग अभी कब्रिस्तान से थोड़ा पीछे ही थे जब इन्हें सामने ही अजलान और अफान मौलवी साहब के हमरा एक बड़े से मैदान में खड़े नजर आए तो वो लोग फ़ौरन इन तीनों के पास पहुंचे। वर्षा घर से भाग गई थी, साहिल और साद उसके पीछे भागे थे, मगर जब तक हम लोग बाहर निकले वो लोग पता नहीं कहाँ गायब हो चुके थे। अजलान, जल्दी करो, हमें इसके यहाँ पहुँचने से पहले ये सब करना है।
इन सबको यहाँ देखते अफान और अजलान हैरान हुए। फिर सैम की बात सुनते मौलवी साहब फ़ौरन बोले तो अजलान ने हाँ में सर हिलाते लकड़ियों के ढेर को आग लगाना चाहिए, मगर माचिस ने इस वक्त इनका साथ ही ना दिया। अजलान जितने भी कोशिश करता माचिस की तीली आग ही ना पकड़ती। अजलान ये लो, इससे आग लगाओ। सैम तुम्हारे पास जेब में लाइटर क्यों है? ये वक्त इन सवालों का नहीं है अजलान, जल्दी करो। अजलान को माचिस के साथ पागल होते देखकर सैम अपनी जेब से लाइटर निकालती अजलान की तरफ बढ़ाती बोली तो अजलान ने परेशानी से सवाल किया, जिस पर सैम गुस्से से घुर्राई तो अजलान ने फ़ौरन से लाइटर पकड़ते लकड़ियों को आग लगाई। लकड़ियों ने जैसे ही आग पकड़ी तो काली अंधेरी रात में हर तरफ रोशनी फैल गई। फिर अफान ने मौलवी साहब को बताए गए तरीके से आयात पढ़ते पुतले पर लगी डोरियां, जिन्होंने वर्षा की तस्वीर और पुतले को आपस में जोड़ा हुआ था, अलग करना शुरू की। वो एक एक करके आयात पढ़ता जाता और डोरियां खोलता जाता। जैसे ही अफान ने आखिरी डोरी खोली तो अचानक ही वर्षा की तस्वीर राख की मानिंद पाउडर बनती गायब हो गई, जबकि अब पीछे वो पुतला जिसकी आंखों की जगह क्रॉस के निशान थे और जिसके पूरे बदन में जगह जगह सुइयां बेदर्दी से घुसेड़ी गई थी, अफान के हाथ में रह गया था। अफान, इसे आग में डालो। मौलवी साहब की बात सुनते अफान ने हाँ में सर हिलाया और फौरन से हाथ बढ़ाते इस पुतले को आग के ऊपर किया। इससे पहले कि अफान इस पुतले को आग में छोड़ता, किसी चीज़ ने अफान को इतनी ज़ोर से धक्का दिया कि अफान उड़कर जाता गिरा। अफान को गिरते देखकर सब लोगों ने अजलान के पीछे देखा, जहां पर वर्षा अपनी चमकती सब्ज़ आंखें लिए खड़ी अफान को घूर रही थी। साहिल और साद का अब भी कुछ अता पता नहीं था। अफान, जल्दी कर। वर्षा को अफान की तरफ भागते देखकर अजलान फ़ौरन से बोलता वर्षा को काबू कर गया, जबकि वर्षा अजलान को किसी फुटबॉल की तरह खुद से दूर उछालती फिर से अफान की तरफ भागी। वर्षा को अफान की तरफ भागते देखकर सैम ने फ़ौरन से पास पड़ी लकड़ी उठाते वर्षा के पैरों का निशाना लेते मारी तो वर्षा औंधे मुँह ज़मीन पर गिरी, जबकि अफान फ़ौरन से उठता आग की तरफ बढ़ा तो वर्षा एक बार फिर उठती अफान को धक्का दे गई। इससे पहले अफान एक बार फिर ज़मीन पर सोता अफान पुतले को उछालते अजलान को कैच करवा गया, जिस पर वर्षा का रुख अब अजलान की तरफ था, जो आग से बहुत दूर था। वर्षा को अपनी तरफ बढ़ते देखकर अजलान ने भागते हुए वो पुतला सैम को कैच करवाया तो वर्षा फ़ौरन सैम की तरफ बढ़ी। वर्षा को अपनी तरफ आते देखकर सैम ने वो पुतला फ़ौरन अफान की तरफ फेंका तो वर्षा अफान की तरफ बढ़ने की बजाय अब गुस्से से आगे बढ़ती जलती हुई लकड़ी का एक टुकड़ा उठाती सैम को मार गई। जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा अपनी तरफ बढ़ते देखकर सैम ने फ़ौरन से अपने दोनों बाजू अपने मुंह के आगे रखते अपना मुंह तो बचा गई, मगर सैम के दोनों बाजू बुरी तरह झलस गए, जिस पर सैम की एक दिलखराश चीख पूरे मैदान में गूंजी। सैम की कॉटन की सादा सी कुर्ती ने फ़ौरन से आग पकड़ी थी और सैम के दोनों बाजू बुरी तरह से जला गई थी। सैम की कुर्ती के बाजुओं को आग लगी देखकर साहिल और साद जो अभी इस मैदान में पहुंचे थे फ़ौरन से सैम के पास पहुंचे तो सैम ने फ़ौरन से अपनी जैकेट उतारी और सैम के दोनों बाजुओं के गिर्द लपेटकर फ़ौरन से आग बुझाते दोनों बाजू पानी की बाल्टी में डाले थे। सैम के दोनों बाजू पानी में डालने की देर थी जब एक दफ़ा फिर सैम की दिलखराश चीख इस पूरे मैदान में गूंजी थी। सैम को तकलीफ से चीखते चिल्लाते देखकर अजलान को अपना फना होता महसूस हुआ, जबकि अफान आगे बढ़ता वर्षा को दोनों बाजुओं से काबू कर चुका था। अजलान, जल्दी कर, पुतला जला। अफान के चिल्लाने पर अजलान जो पुतला हाथ में पकड़े खड़ा सैम को देख रहा था, हाँ में सर हिलाता भाग कर आता पुतला आग में डाल गया। पुतले को आग में डालने की देर थी जब वर्षा के साथ साथ ईमान की चीखें भी इस मैदान में गूंजती सबको परेशान कर गईं। ये क्या पुप्पो क्यों चीख रही हैं? इसका मतलब मेरा अंदाज़ा ठीक था, इस पुतले को बनाने वाली तुम्हारी पुप्पो खुद है, और जब कोई काले जादू के लिए पुतला बनाता है तो इसे अपने खून की चंद बूंदें भी इस पुतले पर डालनी पड़ती हैं ताकि वो जिन जो इस पुतले पे काबिज़ किया गया है, इसके खून की वजह से इसके खूनी रिश्तों पर काबिज़ हो जाए। मगर पुप्पो ठीक रहेंगी ना? अजलान के सवाल पर मौलवी साहब फ़ौरन बोले तो सब ने चीखती चिल्लाती ईमान को देखा, जिसने सिर्फ शहजाद और वर्षा की खातिर ये सब करते खुद के लिए भी तकलीफ़ मोल ली थी। मौलवी साहब की बात सुनते अजलान ने परेशानी से सवाल दागा तो मौलवी साहब हाँ में सर हिलाया। फ़िक्र मत करो, वो भी वर्षा की तरह इस जिन के असर से निकल जाएंगी और बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अजलान के सवाल पर मौलवी साहब फ़ौरन बोले तो अजलान ने हाँ में सर हिलाया। फिर 2 मिनट बाद ही वर्षा और ईमान होशो-हवास से बेगाना हो गई, जबकि सैम भी अपने बाजुओं की तकलीफ़ बर्दाश्त ना करती होशो-हवास से बेगाना होती ज़मीन बोस हो गई। 9 माह बाद ये मंजर है कराची के मशहूर हॉस्पिटल आगा खान का, जहाँ पर इस वक्त हर कोई अपने प्यारों की तकलीफ़ में निडाल इनके लिए दुआ गो था। तो
तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के दिए गए तोहफ़े का खुशी से वेलकम करते मिठाइयाँ बाँटने में मसरूफ़ थे। जबकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपने प्यारों को इस दुनिया से रुखसत होने पर निढाल इनके आगे के सफ़र में आसानियों के लिए दुआ कर रहे थे। ऐसे में एक 25-26 साल की लड़की काली जीन्स पर सफ़ेद शर्ट पहने, पैरों में सफ़ेद जोगर्स पहने, काले बालों को पुश पर खुला छोड़े, आंखों पर काले चश्मों का पहरा बिठाए तेज़ी से हॉस्पिटल की दाएं-बाएं घूमती राहदारियों में चलती हर किसी को अपनी तरफ देखने पर मजबूर कर रही थी। सफ़ेद शर्ट के बाजू कोहनियों तक खींचकर ऊंचे किए गए थे, जिससे इसकी दोनों सफ़ेद दूधिया बाजू साफ दिखाई देती थीं। सीधे हाथ की कलाई में पहनी ब्रांडेड काली घड़ी देखने वाले को अपने बेशकीमती होने का बताती थी, जबकि इस लड़की के दोनों ही सफ़ेद बाजुओं पर काले गोल धुंधले से धब्बे थे, यूँ जैसे किसी ज़माने में इसके दोनों बाजू बुरी तरह से झुलस गए हों, मगर अब वो ठीक थे। बस निशान थे जो काफ़ी हल्के थे। वो लड़की तेज़-तेज़ चलती एक वीआईपी कमरे के बाहर रुकी और फिर वो एक गहरी सांस लेती दरवाज़ा धकेलती अंदर की जानिब बढ़ी। कमरे के अंदर तो एक अलग ही समा था, हर कोई खुशी से चहक रहा था। दरवाज़े की आवाज़ सुनते सब लोग ही इस तरफ मुतवज्जा हुए तो सामने दरवाज़े से अंदर आती सैम को देखते मिन्हा खुशी से ताली मारती भाग कर आती सैम के गले लगी। आपी, आपको पता है बिया आपी के घर इतने गोल-मटोल छोटे-छोटे बेबी हुए हैं, बिल्कुल आलू जैसे। खबरदार मिन्हा, जो तुमने मेरे बच्चों को आलू कहा तो। कांग्रेचुलेशंस बिया, बहुत बहुत मुबारक हो। मिन्हा अपने हाथ खोलती गोल करती खुशी से बोली तो जहाँ सबने कहका लगाया वहीं बिया ने गुस्से से जवाब दिया, जिस पर सैम मुस्कुराती बिया के पास आती बोली और साथ ही साथ साहिल को भी मुबारकबाद दी। चलो भाई, बच्चों की नानी अम्मा आ गई हैं, अब नानी अम्मा को भी पकड़ने का मौका दो। और नानी अम्मा जी, इनके नाम भी बताएं क्या रखने हैं। साथ की बात सुनते सैम ने मुस्कुराती से मसनूई घूरी से नवाजा, फिर आगे बढ़ती शहला के हाथ से एक प्यारा सा खूबसूरत सा बच्चा पकड़ती इसे प्यार से देखने लगी। आज बिया और साहिल के घर 2 जुड़वा बच्चों की आमद हुई थी, जबकि कुछ दिनों में अफान और वर्षा के घर भी इस खुशी की आमद मुतवक्का थी। रहमान साहिब अपनी बेटी को तो माफ़ कर चुके थे, मगर इन्होंने अभी तक अफान को अपना दामाद नहीं माना था। ऐसा वो सिर्फ अपने मुंह से कहते थे, जबकि अपने पूरे सर्कल में और यहाँ तक कि अपनी पिछले साल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो अफान को अपने इकलौते दामाद के रूप में पूरी दुनिया से मुतारिफ करवा चुके थे। फैज़ान के कुछ बिज़नेस इश्यूज़ की वजह से साल होने को आया था, वो वापस पाकिस्तान नहीं आया था, जबकि सैम अब इसकी अगले महीने आऊँगा की किरदार सुनकर थकती और कुछ साथ के बार बार शादी की डेट फिक्स करने पर वर्षा और बिया की तबीयत ठीक होने का सोचते 2 महीने बाद डेट फिक्स कर चुकी थी। रहमान साहिब और शहला खुद पर्सनली लाहौर जाके अपने बेटे की ख्वाहिश पर सैम का हाथ मांग चुके थे और बाकायदा तौर पर मंगनी की रस्म करते अपने बेटे की तसल्ली करवा चुके थे। मिन्हा और साद की शादी की डेट फिक्स पर रहमान साहिब और शहला ने सैम के वालिदैन से दरख्वास्त करते मिन्हा और सैम को एक ही दिन रुखसत करने का फ़ैसला किया था और सैम और अजलान की शादी के लिए सब ही बहुत खुश थे। सैम ने इस गोल मटोल बच्चे को हाथ में पकड़ते इसे प्यार किया तो वो अपनी काली गहरी आंखें खोलता और टुकर सैम की तरफ देखने लगा। साहिर मलिक। सैम के नाम लेने पर वो गोल मटोल सा बच्चा ज़ोर से खिलखिलाकर हंसने लगा, जैसे इसे ये नाम बहुत पसंद आया हो, जबकि सैम प्यार से नाम लेती साहिल को देखने लगी, जो मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा। मुझे मेरे बेटे का नाम बहुत पसंद आया है, आज से मेरे बेटे का नाम साहिर मलिक होगा। साहिल की बात सुनते सब लोग मुस्कुराने लगे, सबको साहिर का नाम बहुत पसंद आया था। फिर साहिल ने आगे बढ़ते बिया की गोद से अपनी बेटी उठाई और इसे मिन्हा को पकड़ाया तो मिन्हा नासमझी से साहिल को देखने लगी। मैं चाहता हूँ मेरी बेटी का नाम मेरी छोटी सी बहन रखे, मगर ये तो अपनी आइज़ ही नहीं खोल रही। साहिल की बात सुनते सब लोग मुस्कुराने लगे, जिस पर मिन्हा ने एक्साइटेड होते इस छोटी मोटी बच्ची को देखा, जो अभी तक ख्वाबे खरगोश के मज़े ले रही थी। इस बच्ची को आंखें ना खोलते देखकर मिन्हा ने मुंह बनाया। वो जब से हॉस्पिटल आई थी साहिल की बेटी तब से सुकून से सोई हुई थी। मिन्हा मुंह बनाती गुस्से से बोली तो सबका जानदार कहका इस कमरे की फ़िज़ा में बुलंद हुआ। जबकि कमरे में शोर सुनते इस बच्ची ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू किया तो मिन्हा ने हवास भागता होते इस बच्ची को देखा और फिर मिन्हा गुस्से से इसे साहिल को वापस पकड़ाती कमरे के कोने में जाकर बैठ गई। मिन्हा की इस हरकत और इसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू देखते शैला ने जाते प्यार से इसके सर पर हाथ रखा। मैंने नहीं बताना इसका नाम, वो गंदी है, वो रोती है, इसे मैं अच्छी नहीं लगती, इसलिए अब मैं इसे नाम भी नहीं दूंगी। वो सारी ज़िंदगी बेनाम रहेगी, मैं तो नहीं रखूंगी अब इसका नाम। मिन्हा की बात सुनते जहां बिया ने दहल कर इसे देखा, वहीं सब ने मिन्हा की इस हरकत पर अपनी हंसी दबाई। फिर वर्षा आती मिन्हा के पास सोफे पर बैठी। मिन्हा बेबी तो ऐसे ही रोते हैं, साहिर भी तो सुबह कितना रो रहा था, देखो अब वो चुप कर गई है, चलो जाओ शाबाश नाम रखो इसका। लेकिन अगर वो मेरी गोद में आती फिर से रोने लगी तो
नहीं रोएगी पक्का, तुम इसे पकड़ो तो सही। वर्षा की बात सुनते मिन्हा ने सवाल किया तो वर्षा ने मुस्कुराते जवाब दिया, जिस पर मिन्हा अपनी आंखें साफ करती फौरन खड़ी हुई। ठीक है, अब अगर वो रोई तो मैं इसे ज़मीन पर फेंक दूंगी। मिन्हा, वो छोटी है, उसे नहीं समझ, तुम इसकी खाला हो, इसलिए तुम्हें इसे समझाना है जैसे मैं तुम्हें समझाती हूँ। ओके? ओके। मिन्हा की बात सुनते सबने इसे हैरानगी से देखा। फिर सैम इसे समझाती बोली तो मिन्हा हाँ में सर हिलाती एक दफ़ा फिर साहिल की बेटी को गोद में उठा गई। मगर इस बार वो बच्ची रोने की बजाय अपनी बड़ी-बड़ी हेज़ल आँखें खोलती मिन्हा को गौर से देखने लगी, जिस पर मिन्हा ने खुशी से इसके माथे पर लब रखे। अंशरा मलिक, मेरी क्यूटी मानो। मिन्हा के मुस्कुराकर नाम लेने पर सब ने मुस्कुराते हुए अंशरा को प्यार किया और इन दोनों बहन भाइयों को ढेरों दुआओं से नवाज दिया। फिर सब लोग कुछ देर बैठते वापस अपने अपने घरों की तरफ रवाना हुए। आज सब लोग ईमान की तरफ आए थे। ईमान को काला जादू करवाना महंगा पड़ा था। आलिम सुल्तान वैसे तो इनकी ज़िंदगियों से निकल गया था, मगर काला जादू करवाने पर इसके असर ईमान पर बहुत बुरी तरह पड़े थे। 1 साल पहले जब अफान और रज़लान ने आलिम सुल्तान से वर्षा की जान छुड़ाई थी तो सैम, ईमान और वर्षा को बेहोश होते देखकर वो लोग इन्हें फ़ौरन करीबी हॉस्पिटल लेकर गए थे, जिस पर वर्षा को तो 10 मिनट में ही होश आ गया था, मगर सैम अपने बाजू जलने की वजह से बेहोशी की हालत में भी दर्द और जलन के मारे अपना सर दाएं बाएं पिलो पर पटकती बर्दाश्त की आखिरी इंतहाओं पर पहुंची थी। डॉक्टर का कहना था कि सैम के बाजू बुरी तरह से झुलस चुके हैं। सैम के बाजुओं की ऊपरी स्किन बुरी तरह से जली थी है, मगर सच शुक्र वक्त पर आग बुझाकर पानी में बाजू डालने की वजह से अंदर से गोश्त सलामत रहा था। सैम को पट्टियां कर दी गई थी और वो अब दुआओं के ज़ेरे असर सो रही थी, जबकि ईमान को अल्लाह ने इसके बुरे कामों का बुरा अंजाम दिया था। इसे फालिज का अटैक आया था और वो सारी ज़िंदगी के लिए अपनी दोनों टांगों से महरूम हो चुकी थी। इस पूरे 1 साल में सब लोग बारहा ईमान से मिलने आए थे, बस नहीं मिलने आई थी तो वो वर्षा थी, जिसका कहना था कि वो उस औरत की शक्ल भी नहीं देखना चाहती जिसकी वजह से इसने अपनी ज़िंदगी में इतनी तकलीफ़ें और दुख दर्द सहे हों। आज रहमान साहब के बारहा मिन्नत करने पर वर्षा भी अपना भारी भरकम वजूद चादर से ढके सबके साथ ईमान के कमरे में बैठी थी। वर्षा को अपने सामने देखते ईमान, जो बिस्तर पर पड़ी थी, अपने हाथ जोड़ती वर्षा से माफ़ियाँ मांगने लगी। वर्षा, मुझे माफ़ कर दे मेरी बेटी, मैं खुद गर्ज हो गई थी। मैंने ये सब कुछ जायदाद की लालच में किया था। मैंने सोचा था कि तुम्हारी शादी शहजाद से करवाकर भाई की जायदाद में हिस्सेदार बन जाऊंगी, मगर देखो अल्लाह ने आज मुझे मेरे लालच की कितनी बड़ी सज़ा दी, मुझे बिस्तरे मर्ग पर पहुंचा दिया। मुझे माफ़ कर दो मेरी बेटी, ताकि मैं सुकून से मर सकूं। मुझे मेरा ज़मीर रोज़ लानत मुलामत करता है कि मैंने तुम जैसी फूल सी बच्ची के साथ क्या किया। मुझे माफ़ कर दो वर्षा, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं तो बस यही चाहती थी कि तुम्हें अपनी बहू बनाकर तुम्हारे बाप भाई को नीचा दिखाऊं और तुम्हारे बाप की जायदाद पर ऐश करूं। आज देखो मेरे साथ क्या हो गया। जो मैंने तुम्हारे लिए सोचा आज वो सब मेरे साथ हो गया। मैं तुम पर जुल्म करके तुम्हें इस हाल में पहुंचाना चाहती थी कि तुम्हारे बाप भाई तुम्हारे लिए तड़पते, अपना सब कुछ तुम पर निछावर कर दें। आज देखो खुद ही अपने बच्चों के रहमो करम पर पड़ी हूँ। खुदा के लिए वर्षा, मुझे माफ़ कर दो। मैं जानती हूँ मैं माफ़ी के काबिल नहीं, मगर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। प्लीज़ वर्षा। फूफा, आपने जो मेरे साथ किया इसकी माफ़ी तो नहीं है, मगर आप अपने अंजाम तक पहुंच चुकी हैं और पहले ही अल्लाह के दिए गए अज़ाब को बर्दाश्त कर रही हैं। इसलिए आज मैं दिल से आपको माफ़ करती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह आपकी मुश्किलात आसान फरमाए। आमीन। ईमान के अल्फाज सुनते सबको धचका लगा। वो जो आज तक समझते आए थे कि ईमान ने यह सब सिर्फ वर्षा के रिश्ता मना करने की वजह से गुस्से में किया है, आज ईमान के मुंह से सच सुनकर हैरान हुए थे। रहमान साहिब पर तो घड़ों पानी पड़ा था। वो जो आज तक यही समझते आए थे कि अफान ने उनकी बेटी से शादी सिर्फ जायदाद की वजह से की है और शहजाद एक अच्छा रिश्ता था, अपनी बहन की बातें सुनते शर्म से सर झुका गए, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे आज तक इन्होंने या अजलान ने जितना भी पैसा वर्षा को दिया था, इसमें से 1 रुपया भी अफान ने इससे खर्चने नहीं दिया था, बल्कि वो खुद ही वर्षा की हर महंगी से महंगी डिमांड्स पूरी करता था। सिर्फ वर्षा की खातिर वो अपने बाप को राज़ी करके सिद्दीकी हाउस से निकालकर अपने फ्लैट में लाया था और आज वो गुलशन में 4 कनाल का अपना बंगला बना चुका था और अब वो वर्षा और अपनी फैमिली के साथ वहीं क़याम पज़ीर था। अफान ने आज से 8 माह पहले अपना कपड़ों का बिज़नेस शुरू किया था, जिसका नाम उसने वर्षा टेक्सटाइल्स रखा था, और दिन रात मेहनत करने पर आज वो एक कामयाब बिजनेसमैन और एक कामयाब आईएसआई एजेंट था। जबकि शहजाद, जिसे रहमान साहिब अपनी बेटी के लिए परफेक्ट समझते थे, वो अपने दिन चंद हज़ार की नौकरी के पीछे ख्वार होता और रात को कोठे पर नित नई औरतों में गुजारता, हर किस्म के हराम काम में मुलव्विस हो चुका था।
वर्षा का जवाब सुनते ही ईमान ने ज़ारों की तार रोना शुरू किया, जबकि वर्षा खामोशी से अफान का हाथ पकड़ती इसके साथ बाहर निकली। इरादा घर जाने का था। अफान, वर्षा रुको। अफान और वर्षा को अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते देखकर रहमान साहब फ़ौरन बोले तो अफान और वर्षा ने चौंक कर इनकी तरफ देखा। वर्षा की शादी के बाद से ये पहली बार हुआ था जब रहमान साहब ने इन दोनों को यूं खुद से मुखातिब किया था, तो इनका हैरान होना तो बनता था। रहमान साहब तेज़ी से चलते सीधा आकर अफान के सामने खड़े हुए, जबकि रहमान साहब की इस हरकत पर बाकी के तमाम लोग भी खामोशी से इनकी तरफ ही मतवज्जा थे। रहमान साहब इन दोनों के चेहरों पर हैरानगी देखकर मज़ीद शर्मिंदा होते अपना सर झुका गए। मैंने तुम्हें हमेशा से गलत समझा अफान, मुझे माफ़ कर दो। मैं हमेशा से तुम्हें बातें सुनाता रहा। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप बड़े हैं, आपका हक है गुस्सा होना और डांटना। आप यूं मुझसे माफ़ी मांगकर क्यों मुझे गुनहगार कर रहे हैं? आप प्लीज़ हाथ मत जोड़ें, मैंने कभी आपके बारे में गलत नहीं सोचा। आप बाप थे, आपका हक था अपनी बेटी के अच्छे के लिए सोचना। मुझे आपसे कभी कोई गिला नहीं रहा। हाँ, बस ये एक बात ज़रूर सोचता था कि मैं कैसे इस काबिल बनूं कि आप मुझे भी ठीक उस तरह गले लगाकर बेटा बोलें और उसी तरह मुझे डांट पे लाएं जैसे आप अज़लान को गले लगाते या डांटते हैं। इसके अलावा मैंने कभी भी आपके बारे में गलत नहीं सोचा। अभी रहमान साहब हाथ जोड़ते अफान से माफ़ी मांग ही रहे थे कि अफान फ़ौरन से इनके हाथ पकड़ता इनकी बात काटता बोला, जिस पर रहमान साहब सर उठाते नम आंखों से अफान को देखने लगे। अफान की बात सुनते रहमान साहब ने अफान को खुद में ज़ोर से भेजा तो अफान भी इनके गिर्द अपने हाथों का हिसार बांध गया। कहते हो मुझसे कोई गिला नहीं है, मगर अपनी इस ज़बान से बाप तो फिर भी नहीं कहते मुझे तुम। ऐसी बात नहीं है बाबा, मैं बस हमारे बीच की गलतफहमियां ख़त्म करना चाहता था। मैं नहीं चाहता था मेरे मुंह से बाबा सुनकर आप ये समझे कि मैं आपसे ज़बरदस्ती कोई रिश्ता जोड़ रहा हूँ। वाह वाह, दामाद के आते ही बेटे को भूल गए। ठीक है रहमान साहिब, बस ठीक है। कमीनी औलाद। रहमान साहिब की बात सुनते अफान फ़ौरन बोला तो अजलान इन दोनों के पास आता बोला, जिस पर रहमान साहिब ने मुस्कुराते हुए अपना तकिया कलाम दोहराते अजलान को खुद में भेजा तो सब लोग इन तीनों को देखकर मुस्कुराने लगे। वैसे जा कहाँ रहे थे तुम दोनों? घर जा रहे थे बाबा, और कहाँ जाना हमने। कोई घर-वर नहीं जा रहे तुम दोनों। बस मैं आज अपने सारे बच्चों के साथ एक ज़बरदस्त सा डिनर करना चाहता हूँ। अज़लान, तुम फ़ोन करो हलीमा को और उसको बोलो कोलाची रेस्टोरेंट में जल्द से जल्द हमारे लिए टेबल बुक करे। और तुम बरखुरदार जाओ अपने अम्मी अब्बू और बहनों को भी लेकर आओ। आज सब साथ डिनर करेंगे और मैं किसी का कोई बहाना नहीं सुनूंगा। रहमान साहिब के सवाल करने पर अफान फ़ौरन बोला तो रहमान साहिब अपने अज़ली रोबदार अंदाज में बोले, जिस पर अज़लान और अफान ने हाँ में सर हिलाया। और फिर अफान अपनी फैमिली को लेने जबकि अज़लान हलीमा को फ़ोन करने चला गया। अपने सास ससुर को इम्प्रेस करने और सैम की शादी ना करने की धमकी पर अज़लान पिछले 4 माह से रहमान एंटरप्राइजेस का सारा काम संभाल रहा था, जबकि अपने बेटे को सब कुछ संभालते देखकर रहमान साहिब अब रिटायरमेंट लेने का सोच रहे थे। इन दोनों को जाते देखकर रहमान साहब वर्षा को लेते वापस से ईमान के घर के अंदर चले गए। अब इन्हें अपनी ज़िंदगी बिल्कुल मुकम्मल और खुशगवार सी लगती थी, यह जाने बगैर कि दूर दरियाए गैर में कोई है जो जल्द इनकी ज़िंदगियों में आने वाला है और अपनी अमानत को पूरे हक से वसूल करने वाला है। ये मंजर है कोलंबिया के शहर बोगोटा का, जहाँ पर इस वक्त एक बड़ा सा आलीशान कसर मौजूद था। पूरे कसर में लगे डेकोरेशन पीस और वासेस इस वक्त अपने बेशकीमत होने का पता देते थे। दीवारों पर लगी लगी तस्वीर कोलंबिया के मशहूर मुसव्विरात से खरीद कर इन दीवारों की जीनत बनाई गई थी। बोगोटा में रात के इस वक्त 10 बज रहे थे। कसर में इस वक्त हर तरफ लाइटें जलती दिन का समा बिखेर रही थीं। ऐसे में रात के इस पहर सफ़ेद रंग के इस कसर में काम करने वाले मुलाजमीन में अचानक हलचल मची थी, क्योंकि कसर का मालिक 2 हफ्ते बाद वापस आया था। गार्ड्स ने भागकर दरवाज़ा खोला था, जबकि बाकी के मुलाजमीन सांस रोके खड़े थे। दरवाज़ा खुलते ही एक काले रंग की रेंज रोवर कसर में दाखिल हुई थी, जो सीधी जाती कसर के लाउंज के दरवाजे के आगे रुकी थी। और फिर इस रेंज रोवर की ड्राइविंग सीट से एक 23-24 साल का लड़का उतरा था। हेज़ल ग्रीन आंखें जिनमें सर्दपन मौजूद था, माथे पर बिखरे गोल्डन बाल, मगरूर खड़ी नाक, च्युइंगम चबाने की वजह से बार बार एक गाल में डिम्पल नमूदार होता था। 6 फुट से निकलता कद, फूले हुए बाजू जो स्लीवलेस शर्ट से बाहर निकलते मजीद दिलकश लग रहे थे। कसरती जिसामत की वजह से काली स्लीवलेस शर्ट सीने से चिपकी हुई थी, गले में लटकती चेन और हाथों में मौजूद बैंड्स। राइट साइड के बाजू पर बना शेर की शक्ल का टैटू। वो शख्स वाकई हुस्न में अपनी मिसाल आप था।
जहाँ जाता हर कोई मुड़कर एक दफ़ा इसे ज़रूर देखता था, मगर इसे जैसे इन सिताइशी निगाहों से फ़र्क ही ना पड़ता था। पैरों में मौजूद सफ़ेद जोगर्स इस इंसान को मज़ीद दिलकश बनाते थे। वो शख्स गाड़ी से उतरता, अपने गोल्डन सिल्की बालों में हाथ फेरता, गर्दन दाएं-बाएं करता, अपनी थकावट उतारता, कसर के अंदर की जानिब बढ़ा। जबकि इसके एक इशारा करने पर इसके मुलाज़िम फ़ौरन से इसकी गाड़ी से इसका सामान निकालने लगे थे। "मे आई सर्व यू सम फूड मास्टर?" "नो।" वो शख्स कसर में दाखिल होता सीधा जीनों की तरफ बढ़ा। जब एक अधेड़ उम्र मुलाजमा आती जीनों के पास खड़ी होती बोली तो इसकी आवाज़ पर माज ने अपने कदम रोके, फिर बिना पलटे यक लफ्ज़ी जवाब देता वापस से ऊपर की जानिब बढ़ा। जबकि वो औरत खामोशी से वापस किचन में चली गई। वो अच्छे से जानती थी ये शख्स कभी भी घर में खाना नहीं खाता था, तो भला आज कैसे खा लेता। माज खामोशी से जीने चढ़ता फर्स्ट फ्लोर पर बने अपने कमरे में दाखिल हुआ। जितना खूबसूरत वो शख्स था, इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत उसका कमरा था। काले और गोल्डन रंग के इम्तिजाज पर मबनी वो कमरा इंतहाई हसीन था। कमरे में काले रंग का एक गोल बेड रखा गया था, जबकि इस बेड के पीछे एक दीवारगिर तस्वीर लगी थी जिसमें वो शख्स मुस्कुराता हुआ इंतहाई पुरकशिश लग रहा था। पूरे कमरे में जगह जगह छोटे बड़े फ्रेम्स में इसकी तस्वीरें लगी थी। एक दीवार पर बड़ी सी अलमारी बनी थी, जबकि इसके बिल्कुल सामने एक बड़ी सी ड्रेसिंग टेबल पड़ी थी जिस पर हर किस्म के ब्रांड्स के परफ्यूम और घड़ियों को तरतीब से सजाकर रखा गया था। माज कमरे में दाखिल होता, अपने मुंह से च्युइंगम डस्टबिन में फेंकता, अपनी शर्ट उतारते बेड पर औंधे मुंह लेट गया। अभी माज को लेटे 10 मिनट भी ना हुए थे जब इसके कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ। "हु इज़ इट?" "सर, योर कॉरियर हैज़ अराइव्ड." "वेट 2 मिनट्स, आई एम कमिंग." माज के गुस्से से सवाल करने पर मुलाजिमा ने डरते हुए जवाब दिया तो माज ने मुस्कुराते जवाब दिया और फ़ौरन से उठता अपनी शर्ट पहनता कमरे का दरवाज़ा खोल गया। कमरे के बाहर खड़ी मुलाजिमा से अपना कोरियर लेते वो सीधा अपनी स्टडी में आया। स्टडी को वह दरवाज़ा खोलते ही हमेशा की तरह अंधेरे ने इसका इस्तकबाल किया। फिर माज आगे बढ़ा और फ़ौरन से स्विच बोर्ड पर हाथ मारता सारी की सारी लाइट्स ऑन कर गया। लाइट्स ऑन होते ही स्टडी में हर सू रोशनी फैलती स्टडी के अंदर का मंजर वाज़े कर गई। माज सीधा जाता अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठा और इसके अंदर से कुछ कागजात बाहर निकाले। ये कागजात असल में एक फ़्लाइट की टिकट्स थीं। वो अगले 3 दिनों में पाकिस्तान अपनी इमानत लेने और अपनी जान के टुकड़े को मिलने जा रहा था। फिर इसने नज़रें उठाते स्टडी की दीवारों की तरफ देखा तो स्टडी में दीवारों पर लगी तस्वीरें देखकर माज हल्का सा मुस्कुराया। फिर वो उठता ही इनमें से एक तस्वीर के सामने आता खड़ा हुआ जो हाल ही में ली गई थी, और इस तस्वीर में मौजूद लड़की किसी शॉपिंग मॉल में खड़ी मुस्कुराती हुई अपनी चमकती आंखों से कैमरे की सिर्फ देख रही थी। तस्वीर में मौजूद लड़की 18-19 साल की थी। इसके भूरे सिल्की बाल फ्रंट पर स्टाइल से बांधे गए थे, जबकि बाकी के बाल पीछे पुश पर खुले छोड़े गए थे। ब्राउन शर्ट के नीचे वाइट जीन्स पहने भूरी आंखों में मासूमियत लिए वो लड़की इस वक्त इंतहाई दिलनशीन लग रही थी। "आई एम कमिंग एंजल, आई एम कमिंग टू सी यू।" माज इस तस्वीर को देखता दिलकशी से मुस्कुराता बोला और फिर हाथ में पकड़ा कोरियर स्टडी टेबल पर रखता स्टडी की लाइट्स बंद करता वहाँ से निकलता चला गया। जबकि पीछे चाँद की मध्यम रोशनी स्टडी पर पड़ते इस कोरियर पर लिखा इसका नाम वाज़े करने लगी। वो नाम जिसके लिए ये पार्सल आया था, वो नाम जो अपनी इमानत लेने जाने वाला था, माज मिन्हाज ईरानी।